A very good morning to all my friends. It is always said that it is the primary duty of an advocate to save the interest of his or client within the legal framework. And it can only be possible if the advocate is first self confident about the fact and also about the legal position in favor of his or client with an impressive communication skills. Communication is not the words we speak, but it also includes the body language of speaker. Brief and clear communication containing only facts with simple language for a reasonable person makes the arguments impressive. Now, you may think that the definition of law by various thinkers where communication come. यहाँ पर आप लोग लॉ की डेफिनेशन पता करने आए हैं कि जो वेरियस थिंकर्स ने कही उसमें कम्युनिकेशन कहाँ से आ जाती है। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, तो व्हाट इज द क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। इन एनी कम्युनिकेशन ग्रामर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब द ट्रू मीनिंग एंड इंटेंशंस ऑफ द स्पीकर। कि ग्रामर का, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जूरिस्प्रूडेंस इज द ग्रामर ऑफ लॉ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस एक ग्रामर है। बिना ग्रामर के जैसे इंग्लिश की ट्रांसलेशन आपकी बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाती है। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, याद आया? मैंने पिछली बार आपको ये समझाया था। तो सेम टू सेम ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस इज द ग्रामर ऑफ लॉ। Therefore, if any person, including advocate, wish to describe the true meaning and intention of the legal communication made by him or her, she must have knowledge of jurisprudence of law behind the legal communication. कि लॉ के अंदर आप जैसी भी बात को अगर कहना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, उसका ग्रामर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग तरह का आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक ही सिक्के के कई पहलू होते हैं, एक ही लॉ के कई तरह के मीनिंग निकल सकते हैं। Now, my name is Dr. Ajay Kumar Goyal. You may see me as your mentor and your friend. Welcome to all in your own channel, Law, Logic and Learning, LLL with AKG. Till now, I have shared few learnings of my life through the videos introducing AKG, now my name Ajay Kumar Goyal, concept of law and definition by law by various thinkers in part 1, where I described about the positive school of law. वहां पर मैंने आपको ऑस्टिन और दूसरे थिंकर्स के बारे में बताया था, जो कि डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय वेरियस थिंकर पार्ट 1 अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इन द पार्ट 1 ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बाय वेरियस थिंकर आई डिस्कस्ड अबाउट द एनालिटिकल स्कूल व्हिच डिफाइंस द लॉ विद द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विद द स्टेट। उन्होंने स्टेट के अकॉर्डिंग लॉ को देखा, स्टेट के नजरिए से लॉ को देखा कि सॉवरेन ही सब कुछ है। Today, in the part 2 of the definition of law by various thinkers, I will like to discuss the law from the eyes of jurists of historical school. जैसे पिछली बार मैंने एनालिटिकल स्कूल का देखा, इस बार मैं हिस्टोरिकल स्कूल के जो जूरिस्ट थे, महान जूरिस्ट, उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। I am sure that after watching the complete video till end, you will get an overview about the jurisprudential concept of law under major legal systems prevalent in the world. Now, coming to historical school, historical schools believe that law has not been made specifically. It is the outcome of evolution. कानून एकदम नहीं बनाया गया, धीरे 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 जैसे जैसे समाज बढ़ा उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। लॉ हैज डायरेक्ट रिलेशन विद सोसाइटी। लॉ का समाज के संबंध है। जैसे जैसे समाज की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही लॉ ने अपने आप को डेवलप किया। द एवोल्यूशन ऑफ लॉ डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ ए स्पेसिफिक सोसाइटी। और ये लॉ हर एक सोसाइटी के लिए अलग है। इंडियन सोसाइटी के लिए अलग है, अमेरिकन सोसाइटी के लिए अलग है, XYZ कोई भी कंट्री है उन सब के लिए अलग है। Therefore, the jurists of historical school believe that this theory give value to the custom, tradition and other practices. तो ये वाले हिस्टोरिकल स्कूल्स ने कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, प्रैक्टिसेस को बहुत वैल्यू दी, जो कि एनालिटिकल स्कूल ने नहीं दी गई। स्पेशली जो ऑस्टिन था, जो कि सिंपल एक ही चीज कहते थे कि सॉवरेन ही सब कुछ है। Historical school believes that evolution of any law depends upon the needs of society. Law changes its shapes as per the requirement of time and changing need of society. तो हिस्टोरिकल स्कूल का यही कहना है कि सॉवरेन का बनाया लॉ ठीक है, इट्स ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के लिए है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बनाया हुआ लॉ नहीं है, ना ही एकदम अचानक हुआ, लॉ धीरे धीरे एवोल्यूट हुआ। इन द हिस्टोरिकल स्कूल,
Savigny was one of the most famous jurists from Germany in 19th century who played an important role in development of historical school. सेवनी को हिस्टोरिकल स्कूल का फादर भी कहा जाता है. एज ए मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेशन ही एम्फोसिस दैट द असेंशियल प्रीरेक्विजिट टू द रिफॉर्म ऑफ जर्मन लॉ, क्योंकि वो जर्मनी का मिनिस्टर था तो इसने हर एक चीज जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग ही करी. तो उसने कहा कि सबसे पहले आपको अपने इतिहास का पता होना चाहिए. यू हैव द नॉलेज ऑफ योर हिस्ट्री. हिज आइडिया अबाउट लॉ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ लीगल हिस्ट्री फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड देयर एवोल्यूशन. उसने केवल जर्मनी के अकॉर्डिंग बात की, लेकिन ये हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर एक जैसे मील का पत्थर साबित हुआ और लॉ को एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखने का एक कॉन्सेप्ट भी सब जगह आया. As I told earlier that jurists define the law as per the condition of their society they were living. कोई भी jurist अपने समय, समाज और वहां की जरूरतों के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है कि लॉ क्या है और कैसा होना चाहिए. Accordingly, Savigny defined the law as per the situation of that time of Germany. क्योंकि वो जर्मनी में रहता था तो वो जर्मनी के मिनिस्टर था. जर्मनी के अकॉर्डिंग उसने अपने लॉ को डिफाइन किया और which was divided in nature. He developed a theory on the basis of spirit of people. सेवनी तो हमेशा ये कह रहा था कि लोगों का कानून है, लोगों द्वारा बनाया गया है. तो उसकी थ्योरी जो थी वॉल्केजेस थ्योरी के नाम से गिनी जाती है, जिसमें वॉल का मतलब है पीपल और जेस्ट का मतलब है उनकी लोगों की मर्जी, लोगों की विल ऑफ द पीपल. Therefore, law is the will of people. According to Savigny, law is the reflection of people's spirit. लोग क्या चाहते हैं, कानून कैसा हो, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय ट्रेसिंग द हिस्ट्री में, कि उसको आप ऐतिहासिक तौर पर देखिए तभी आपको पता चलेगा कि लोगों का जरूरत क्या है, समाज की जरूरत क्या है. द रियल बेसिस ऑफ लॉ टू बी फाउंड इन द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल. सिंस द कॉन्शियसनेस इज इनविजिबल, it is to be discovered by the external acts which manifest itself in usage, manner, customs. में कि बात वही आ जाती ना, आप इतिहास को देखिए, वहां पर कस्टम क्या थे, लोग उसको कैसे यूज करते थे चीजों को, उससे आपको पता चलेगा कि कानून क्या है और आज क्या वही जरूरत है समाज की. तो उसके अकॉर्डिंग हमें कानून को बदलाव करना है या खत्म करना है या नया कानून बनाना है, ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ये सेवनी की एक विचारधारा थी. लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल. और मतलब कि सिंपल सी बात है, लॉ लोगों के द्वारा ही मजबूत होता है. अगर लोग मजबूत होंगे तो कानून मजबूत होगा. एंड फाइनली डाइज अवे विद द नेशन लूज इट्स नेशनलिटी. और उसके बाद जैसे कानून अगर खत्म हो जाए तो राष्ट्रवाद बिल्कुल खत्म है. सेवनी हाईलाइटेड द नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ. उसने राष्ट्रवाद के ऊपर जोर दिया कि ये कानून जो है ना आपके राष्ट्र को डिफाइन करता है. एंड आल्सो सेट लॉज डिराइव्ड फ्रॉम द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इन नेचर. कि जिस भी समाज के लिए कानून बनाया जा रहा है उसका हिस्टोरिकली क्या कस्टम, को कस्टम तो बट नेचुरल हिस्टोरिकली होंगे. कस्टम कोई एक दिन में तो बनते नहीं. कस्टम का मतलब है बिल्कुल कांस्टेंट होने चाहिए और बहुत समय से चले आने चाहिए. तो उसने एक यूनिफॉर्मिटी के तौर पर कहा कि जो कस्टम है आपके बिल्कुल एक यूनिफॉर्म वे से चले हैं, कांस्टेंट और बहुत देर से हो. लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी. में कि एक कानून बताता है कि समाज के लोग कैसी जिंदगी जीते हैं और क्या चाहते हैं. Law of one society can't be applicable on any other society due to different needs of different societies. जो आज की डेट में इंडिया में सोसाइटी ये समाज है, सेम टू सेम सोसाइटी अमेरिका में नहीं है, सेम टू सेम ब्रिटेन में नहीं है, सेम टू सेम रशिया में नहीं है. तो सबके कानून एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि समाज अपने लिए कानून बनाता है, समाज के लिए कानून बनाता है और समाज को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बनाता है. Savigny argues that the development of law relates to the development of society, which means law emerge naturally. लॉ अपने आप पैदा होता है. लॉ और समाज की जरूरत के अकॉर्डिंग अपने आप जैसे जैसे जरूरत वैसे वैसे कानून की जरूरत पैदा हुई और लॉ पैदा होते थे. लॉ रिलेट्स टू द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल which was available since the creation and developing stage of society where norms were not made by any sovereign. जब समाज की स्थापना हुई तब कौन सा सॉवरेन था? तब तो कोई राजा नहीं था. लोगों ने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने नियम कायदे बनाए, उसी को ही उन्होंने धीरे धीरे कानून बन गया. Therefore, if we wish to understand the law of any land, we are supposed to understand the historical development of particular society. हमें अगर एक समाज के अंदर उसके कानूनों को समझना है
तो हमें देखना पड़ेगा हिस्टोरिकली उसका क्या कॉन्सेप्ट था, कानून कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ। For effective and efficient creation of any law, the spirit of people play more important role in comparison to any sovereign. देखिए सिंपल सी बात है, सॉवरेन का ठीक अपना रोल होगा, लेकिन जो वहां की स्पिरिट क्या है, लोगों की अपनी इच्छा क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, वो बहुत जरूर मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। सेवनी बिलीव दैट लॉ हैज नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेवनी ने कहा कि इसका कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं, हर एक सोसाइटी, जैसे छोटी छोटी सोसाइटी हर एक का अपना अपना है, and it should be based on local condition, that is more use of customs of the society as a prime resource। लेकिन फिर वही बात कि कस्टम्स के ऊपर उसने जोर दिया। इन अदर वर्ड्स ही ट्रीटेड लेजिस्लेशन एज सबऑर्डिनेट टू द कस्टम। तो उसका ये कहना था कि अगर कस्टम चल रही है तो लेजिस्लेशन उसके अकॉर्डिंग कानून बनाए, क्योंकि उसने सिंपल सी बात है लेजिस्लेशन में अपने कस्टम्स के ऊपर बहुत जोर दिया और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन ब्रीफ, Savni highlighted natural character, value of local circumstances, customs, natural development of law since the birth of society। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा किसी भी कानून को बनाने में तीन चार चीजों का बहुत रोल है। आपका नेशनल कैरेक्टर हो, सबके लिए हो, लोकल सर्कमस्टांसेस और कस्टम्स क्या है, और हिस्टोरिकली उसका बहुत क्या रोल रहा है, और जब से सोसाइटी का जन्म हुआ है तब से कैसे कैसे लॉ डेवलप हुआ। The view of Seventy was very much in contrast with positive theory like Austin। ऑस्टिन ने तो हमेशा सॉवरेन के ऊपर ही जिक्र किया कि सॉवरेन सब कुछ है, उसने कस्टम्स को कभी वैल्यू नहीं दी, और यहाँ पर सेवनी ने हमेशा कस्टम्स के ऊपर ही जोर दिया। Now here I wish to say that Sevigny has played an important role in development of historical school of law, but at the same time, the implementation of his thought in recent time with taking care the practical problem of legal administration like globalization, diversity with communities, universal application of human rights and benefits of formal legal rules above custom in public interest at large also need of time to be taken care while making any law। मीन्स आज के हालात में जहां हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी की डाइवर्सिटी की बात करें कि सबको एक साथ लेकर चलना, चाहे जितनी मर्जी डाइवर्सिटी है, ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स एक जैसे हैं, सब कुछ है, और जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान रखना है, वहां पर एक सोसाइटी वाइज लॉस कैसे बन सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत क्वेश्चन करता है, और मेरे को लगता है इसमें एक सोच विचार की जरूरत है कि सेवनी की ये विचारधारा कितनी उचित है। प्लीज कमेंट योर व्यूज विद एन ओपन माइंड। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज दीजिए और बिल्कुल बताइए कि क्या सेवनी की विचारधारा उचित है या आज के टाइम पे वो कितनी एप्लीकेबल है। नाउ द अनदर थिंकर ऑफ हिस्टोरिक स्कूल वाज सर हेनरी मैने। He started his work with material published on the history and developed of law by the German historical schools. However, he brought more balanced view of history in comparison to Savigny। सेवनी ने बहुत सारा इतिहास लिखा, और उसके अलावा जर्मन के और भी हिस्टोरिकल स्कूल के बहुत सारे विद्वान थे। तो सर हेनरी मैने के पास वो था, उन सबके पास उन्होंने उसको और ज्यादा क्लैरिटी दी। He described that how the law were made by the command of kings believed to be acting under divine inspiration of God। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कानून कैसे बने। शुरुआत में जो उनको राजा को जैसे भगवान की उपाधि दी जाती थी, उन्होंने कहा जो राजा ने कह दिया वही एक धीरे धीरे कस्टम्स बन गए, क्योंकि वो राजा ने कह दिया वो कानून बना, और कानून धीरे धीरे लोगों के अंदर कस्टम हो, क्योंकि रिटन कानून तो था नहीं, ना जनता ने बनाया, बस राजा ने कहा तो सबने उसको कहा, ये उनको प्रभु जो भगवान है उनके द्वारा दिया हुआ आदेश है। और देन लेटर ऑन दिस कस्टम वर लेटर कंट्रोल्ड बाय द प्रीस्ट। धीरे धीरे जो आगे प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने उसी कस्टम्स को कंट्रोल करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया, और बाद में चौथी स्टेज आई जिसमें इनको कोडिफाइड किया। कोडिफाइड मीन्स उसको लिखा गया उन्हीं कानूनों को। तो देखिए चार स्टेजेस कैसे होगी। राजा को एक भगवान की तरफ से आदेश मिला, उसने जनता पर उसको बताया, फिर उसको धीरे धीरे वही प्रचलन चलता रहा, वो कस्टम बन गए। कस्टम बनने के बाद प्रीस्ट ने उनको ऊपर अपना कंट्रोल किया, और धीरे 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 करके उनको बाद में कोडिफिकेशन की स्टेज पर आ गई। तो ये चार स्टेजेस का जिक्र मैंने नहीं किया। मैंने गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड स्टैटिस्टिक सोसाइटी। इसके अलावा मैंने सोसाइटी को दो भागों में बांटा। एक क्या थी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और दूसरी क्या थी, स्टैटिक सोसाइटी। He said
that progressive society developed the law by using new methods of legal fiction, equity and legislation. तो उसका सिंपल सा कहना था कि जब आप ये 4 स्टेप्स कर लेते हैं कि राजा ने कानून बनाया, कस्टम बने, पुलिस ने उसको कंट्रोल किया, उसको कोडिफाइड किया, तो उसके बाद कहानी खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद भी आपको कानून को डेवलप करना है, और ये जो लीगल फिक्शन, इक्विटी और लेजिस्लेशन के सिद्धांत के द्वारा। ही बिलीव टू डेवलप द लॉ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर। उसके अनुसार कानून केवल आज के लिए नहीं है, आप भविष्य का सोच के रखिए कि आने वाले समय में क्या जरूरत है। He believed that law is not one go outcome, but it develops with the development of society step by step. तो फिर वही बात, सॉवरेन ने एक दिन अचानक ये नहीं कि मैंने बना दिया, ये वो 4 स्टेजेस हुई जो पहले जिक्र किया गया। उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉ को डेवलप किया जाता है। एंड ड्यूरिंग द लीगल डेवलपमेंट it requires a thorough comparative examination of different legal systems like Roman law, customs law, Hindu law, and many others, common law. So, कानून को बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? अलग अलग विचारधाराओं को उसने कहा कि सबको कंपैरिजन करिए, फिर उसके बाद जो समाज है उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग कानून को बनाइए। तो इसलिए उन्होंने साफ कहा कि इफ एनी सोसाइटी डज नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड ए पॉइंट, इट विल बी कॉल्ड ए स्टैटिक सोसाइटी। तो मतलब कि जो सोसाइटी अपने आप को चेंजेस करती रहती है समय की जरूरत के अकॉर्डिंग, उसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहा जाता है। और जो समय की जरूरतों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती, कि राजा ने कहा, उसके बाद उस कस्टम बन गए, उसके बाद प्रीस्ट ने कहा, उसके बाद कोडिफाइड किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुए, तो वो स्टैटिक सोसाइटी कहलाती है। He supported scientific system in place of uniqueness of national institution for evaluation of different legal orders. He believed that no human institution is permanent, thus he favored codification of law. उसने अनलिखे का, जैसे ब्रिटेन का कानून है, लिखा हुआ नहीं है, तो उसने इसका कभी फेवर नहीं किया। उसने कहा लॉ हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए। In primitive societies, laws were determined with the state of individual, where law was indistinguishable from religion, caste, etc. पुराने समय में क्या था? कानून लोगों के जात, धर्म और बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ था, उनसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने एक्सप्रेस द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट टू एंश्योर डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल कंडीशन बाय फ्री नेगोशिएशन। तो मैंने यही चीज कही कि जो पुराने समय में कानून थे वो लोगों के धर्म, जात और उसके अकॉर्डिंग बने हुए थे, लेकिन आज ये कानून है वो स्टेटस के साथ जुड़े नहीं, किसी धर्म या जात के साथ जुड़े नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है उनको, जिसमें फ्री नेगोशिएशन आज की जरूरत के अकॉर्डिंग करने का मौका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। माय नेक्स्ट वीडियो फॉर रिमेनिंग स्कूल ऑफ लॉ विल कम सून। थैंक्स यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, योर मोटिवेशन एंड योर सपोर्ट एज ऑलवेज। इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe the channel, share with your friends. Being a lifelong learner, I need your suggestions for improvement and topics for the upcoming videos. To discuss any doubt, for any other legal topic or for any suggestion, you may WhatsApp me, text message at my mobile number 8700251176. I am again repeating my mobile number 8700251176. Best of luck to all. Love you all. Jai Hind. Vande Mataram.